Jai Shri Krishna everyone. So welcome all +1 students. जय श्री कृष्णा प्राची, विकास, आस्था मतलब जय श्री कृष्णा, रिद्धिमा चावला, जय श्री कृष्णा, धैर्य, जय श्री कृष्णा, शिवांग, जय श्री कृष्णा, प्रवीण ज्योति, जय श्री कृष्णा, मानवी, जय श्री कृष्णा बेटा, राशि, जय श्री कृष्णा, निकुंज, जय श्री कृष्णा, प्रिशा, जय श्री कृष्णा, मानवी, जय श्री कृष्णा, हितैषी, जय श्री कृष्णा बेटा, लव्या, जय श्री कृष्णा, लव्या, जय श्री कृष्णा बच्चे, प्रियम, जय श्री कृष्णा, मानवी, जय श्री कृष्णा, आगे सब लोग जिसने आना था, करें स्टार्ट। दिव्यंका, जय श्री कृष्णा, फिर कहती है मैम मुझे तो आप देखते नहीं हो। जय श्री कृष्णा दिव्यंका। मन्नत अरोड़ा, जय श्री कृष्णा बेटा, सिया, जय श्री कृष्णा, स्पेशल जय श्री कृष्णा टू सिया, प्राची, जय श्री कृष्णा, मान्या वर्मा, जय श्री कृष्णा, मान्या नाम तेरा मैंने लेना 2-3 बार, भाग में जाना अब, जय श्री कृष्णा, मन्नत वोरा, जय श्री कृष्णा, हाँ जी क्या आइडिया, मोनू, जय श्री कृष्णा, (26) आ गए हैं, चलें स्टार्ट करें फिर। आई थिंक एवरीबडी हैज कम, अदरवाइज यू कैन जस्ट इन्फॉर्म देम दैट द क्लास हैज स्टार्टेड। इन्फॉर्म कर दो बेटा। करें स्टार्ट फिर, ठीक है। हाँ जी, इससे पहले कि भाग जाए पढ़ा लेती हूँ। इनका क्या भरोसा। ठीक है, सो द चैप्टर, जय श्री कृष्ण एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे। आज की लाइव क्लास में बच्चे हमने 3 चैप्टर्स मुझे बच्चों ने बताए थे कि तीनों में हमें प्रॉब्लम है। सो द नेम ऑफ द चैप्टर्स आर इंडेक्स नंबर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, राइट। सो ये तीनों ही चैप्टर्स आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स, ठीक है। इंडेक्स नंबर में भी आपको क्वेश्चन आना है, मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं पर ये इनकी वेटेज चलो कम है पर चैप्टर भी बहुत छोटे हैं। सो 3, 4 या 6 मार्क्स में आपको आ सकते हैं। सो इंडेक्स नंबर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, राइट। और अगर टाइम बचेगा तो एट द एंड आई विल टेल यू सर्टेन क्वेश्चंस, बता दूंगी आपको एंड में कि ऑन द बेसिस ऑफ द ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। सो इंडेक्स नंबर हमने स्टार्ट करना है, धीरे धीरे कराऊंगी कि आपको ये टाइम ना वेस्ट हो, इसी में आपको लर्न हो जाए, राइट। सो इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर इज अ टेक्निक, राइट डाउन द वर्ड, इट इज अ टेक्निक्स which helps us to measure relative changes or percentage changes in price and quantity, right। तो पहला वैल्यू वर्ड आया, ये एक टेक्निक है, ठीक है। कैसी टेक्निक है, क्या बताती है ये टेक्निक? इट टेल्स अस रिलेटिव चेंजेस, कि कितने परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। नंबर 1 टेक्निक, नंबर 2 रिलेटिव चेंजेस, नंबर 3 किसका रिलेटिव चेंज, तो प्राइस एंड क्वांटिटी। सो 4 वर्ड, जब इंडेक्स नंबर आए आपको वर्ड इंडेक्स नंबर, तो आपने 4 चीजें याद रखनी है। पहला, एक टेक्निक है, डन। किसकी टेक्निक है? रिलेटिव चेंजेस मेजर करने की। रिलेटिव मतलब कितना कितना परसेंटेज में चेंज आ रहा है, ठीक है। किसमें? प्राइस एंड क्वांटिटी में। हाउ मेनी वैल्यू वर्ड्स? 4। पहला
टेक्निक, दूसरा रिलेटिव चेंजेस, तीसरा किसमें, प्राइस एंड आउटपुट। इज दैट क्लियर? साथ साथ बताइएगा क्लियर हो रहा है कि नहीं। इज दैट क्लियर? thumbs up on the comment box, let me see. Respond किया करो +1 बच्चे, किसी का भी नहीं आया है। Is that clear? Okay, and now let's do the entire chapter with the mnemonic I love you. So I love you. So the mnemonic of the chapter is love you. मैंने कुछ बोलना तो और था, but according to you it suits this only. So the mnemonic of the chapter is Mr. A. A को आप I assume कर लो, क्योंकि love you जब बोलते तो तुम्हारे ऐसे एक्टिव हो जाते तुम लोग. I know this. So A love you Mr. WCI. तो A की जगह आप सोच लो I love you और आगे डैश है, मेरा तो WCI है, तुम्हारा जो है वो फुल अप कर लो. Is that clear? So A love you WCI, पूरा ही चैप्टर का निमोनिक फिर से बोलो, A love you WCI. Is that clear? भूलेगा तो नहीं. A love you, A मतलब you, ठीक है, love you WCI साथ में नोट कर लीजिए. A love you, right? अब A से अब जोक्स अपार्ट, अब देखो वर्ड्स देखो कौन कौन से हैं. A stands for एग्रीगेटिव मेथड, जो आपके सिलेबस में वही बताऊंगी सिर्फ मैं, जितना रिक्वायर्ड है, राइट? A stands for एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है. L stands for limitations. हमने क्या करना है, एग्रीगेटिव मेथड करना है, और हमने L stands for limitations करना है. फिर हमने U stands for uses करने हैं, right? W stands for wholesale price index करना है. C stands for consumer price index करना है. And I stands for inflation और industry and index number. नाम याद हुए? A क्या, एग्रीगेटिव, A aggregative, then L limitations, U uses, W wholesale price index, C consumer price index, I inflation, 2 पॉइंट है इसे, inflation and industrial index number. ये पूरा चैप्टर 1 I love you Mr. Dash, उसमें WCO ना बोलो तुम, कुछ और बोल लो जो डैश है. Is that clear? So is that fine? Now let's do A एग्रीगेटिव मेथड के लिए. बेटा आपने क्या करना है, आपको हमें जो +1 के सिलेबस में इसके न्यूमेरिकल इतने डिटेल में नहीं है, सो इसके लिए आपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है. सो राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर एग्रीगेटिव मेथड. राइट डाउन, इट इज summation P1 over summation P0 into 100. That is sigma P1 over sigma P0 into 100. P1 stands for price of current year. P1 stands for price of current year. किसको डाउट हो तो मेरा साथ साथ बता देना. And then P0 stands for price of the base year and 100 to you all know. Summation stand for sum up करके, जो करंट ईयर का प्राइस दिया है उसको सारे को प्लस कर लिया, जो बेस ईयर का प्राइस दिया है उसको सारे को प्लस कर लिया, जो करंट ईयर के प्राइस को प्लस करने के बाद आया है वो क्या है, समेशन P1 लिख देना है, और जो बेस ईयर के प्राइस को प्लस करके आया वो क्या है, P0 into 100. ठीक हो, आपको फॉर्मूला ही करना है, इसमें सम आपको नहीं आएगा इसका. इज दैट क्लियर? ए पता चल गया. अब आया लव. सो L stands for limitations,
सो लिमिटेशन का भी वी लव एनीबडी बिकॉज वी आर मैड, यही होता है ना, पागल हो जाते हो तुम लोग, देखते ही हैं स्कूल में तुम्हें। सो एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेशंस, और लिमिटेशन का निमोनिक है क्यू आर मैड। सो क्यू मत सोचना, आप बोल देना यू आर मैड। सो व्हाट इज द निमोनिक ऑफ लिमिटेशन इज, हियर आई हैव रिटन क्यू आर मैड। पता चला पूरे चैप्टर का निमोनिक क्या था? ए लव यू मिस्टर WCI, पूरा चैप्टर ए बता दिया मैंने। एंड देन देयर कम्स व्हाट, उसके बाद क्या? एल लिमिटेशंस। सो लिमिटेशन में क्या है आपका? क्यू आर मैड। सो क्यू स्टैंड्स फॉर, ध्यान दो बेटा इधर, क्यू स्टैंड्स फॉर इंडेक्स नंबर। मैंने बोला इंडेक्स नंबर होता क्या है, मैंने बता दिया कि हम रिलेटिव चेंजेस देखते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज आया है प्राइस में और कितना परसेंटेज चेंज आया है क्वांटिटी में। तो क्या प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कहीं क्वालिटी आई है कि चीजें कैसी बन रही हैं, चीजों की क्वालिटी क्या है? We didn't talk about the quality. So first limitation of index number is ignored quality. If you got it, then give a thumbs up on the comment box. Let me see सबसे पहले किसका आता, कौन ज्यादा एक्टिव है? No one. जिसको आ गया है, let me see. काव्या गुलाटी, जय श्री कृष्ण बच्चे। अरे रिस्पॉन्ड तो करो, अभी भी नहीं है, इसका मतलब दिक्कत आ रही है। आ गया? यहाँ मुझे तो नहीं पहुंचा है। हाँ जी, आया किसी का रिस्पॉन्ड? आगे रिद्धिमा चावला, अनमोल वेरी गुड बेटा, प्राची, प्रेशा ग्रेट, मानवी ग्रेट। इज दैट क्लियर? अब हमारा लिमिटेशन तो क्वालिटी मैंने बता दिया, क्वालिटी इग्नोर होती है, राइट? अब आया रिलेटिव। आपने हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में, एक फंडा मैं आपको बता दूं, हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में उसका मीनिंग ही आपने डाल देना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीनिंग के साथ ही लिमिटेशन को कोरिलेट कर देनी। क्या बोला था मैंने? इंडेक्स नंबर इज अ टूल व्हिच टेल्स अस अ रिलेटिव चेंज इन द प्राइस एंड क्वांटिटी। तो रिलेटिव चेंज आया है, एग्जैक्ट कितना चेंज आया है ये हमें पता नहीं चला। सो अनदर प्रॉब्लम इज इट टेल कि इसके कंपैरेटिवली इतना चेंज आया, एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं बताते। इज दैट क्लियर? एंड देन M stands for मैनिपुलेटिव है। ये पता क्या करते हैं, जैसे हम पॉलिटिशियंस हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर बनाते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स बनाते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बनाते हैं। ये ना अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं, उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं कि जो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैं आपको अक्सर एग्जांपल देती हूँ ये कि मैंने मान लो अपनी क्लास का रिजल्ट दिखाना है कि मेरी क्लास के हर बच्चे के 80% नंबर आए, तो मैं क्या करूंगी? मैं सिर्फ, हाँ जी, कौन सा बेटा, क्या रिपीट करूं? बोलो। परिणाम बेटा, क्वालिटी क्लियर है? अब रिलेटिव में बताने लगी हूं कि सिर्फ रिलेटिव चेंज बताता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है। ठीक है, इज दैट फाइन? ठीक है। और मैनिपुलेटिव में क्या है? स्टैट्स, पूरे स्टैट्स को हम कहते हैं इट इज जस्ट लाइक अ क्ले। तो क्ले को आप बेटा जिस मर्जी सांचे में ढाल सकते हो। क्ले से आप चाहे भगवान की पिक्चर बना लो, चाहे डेविल बना लो। सो स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट लाइक अ क्ले आउट ऑफ विच इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ये वर्ड नहीं मुझे आ रहा, प्रोवर्ब फॉर द स्टैटिस्टिक्स आपको सीयूईटी के एग्जाम में पूछेंगे ये। Statistics is just like a clay out of which you can make a god or a devil. कोरिलेट कर देना इसको, यहां पर यही कोड लिख देना आपने। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर अच्छे तरीके से यूज किया तो अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, अगर इंडेक्स नंबर को घुमा दिया अपनी मर्जी से तो रिजल्ट क्या आ जाएंगे? रॉन्ग।
मैनिपुलेशंस. इज दैट क्लियर? पन्नम क्लियर है बेटा? इज दैट फाइन? आगे है एक्यूरेसी. अब एक्यूरेसी के पॉइंट को भी बेटा ध्यान दो. एक्यूरेसी के पॉइंट को भी आपने इसी के साथ कर देना है, क्योंकि ना क्वालिटी ढंग से बता रहा है, ना एक्चुअल चेंज बता रहा है, और मैनिपुलेशन कर रहा है, तो क्या रिजल्ट एक्यूरेट है? तो रिजल्ट्स आर नॉट एक्यूरेट. इज दैट क्लियर? इज दैट फाइन? तीनों को मिला के चौथे की आपकी एक्सप्लेनेशन आप ध्यान दीजिए. जस्ट लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग. आप फोकस करिए. इज दैट क्लियर? आगे है डिफरेंट मेथड. अगर मैंने रेवेन्यू का बनाना तो रेवेन्यू इंडेक्स नंबर बनाऊंगी, अगर प्राइस बनाना तो प्राइस इंडेक्स बनाऊंगी, अगर क्वालिटी बनाना तो क्वांटिटी बनाना तो क्वांटिटी इंडेक्स बनाऊंगी, अगर मैंने इंपोर्ट बनाना तो इंपोर्ट इंडेक्स बनाऊंगी, अगर एक्सपोर्ट बनाना तो एक्सपोर्ट इंडेक्स बनाऊंगी, अगर इंडस्ट्री बनाना तो इंडस्ट्रियल इंडेक्स. कितने इंडेक्स नंबर बनाऊंगी? For everything we have a different index number, so it is very difficult. We have a huge items in the with us. We cannot make as many index number. Is that clear? So you are mad is done. I am not mad, you are mad. ठीक है? So you are mad is done. So you are mad is the limitations of index number. पता चल गया? If it is clear, then give a thumbs up. Yes बोलिए जल्दी से. देखो बेटा, किसी को डाउट है तो बताओ. हाँ जी बोलो. Everyone, is that clear? Parnam crystal clear. Thank you बेटा. Is that clear? चलो, लिमिटेशंस आर डन. आगे आपका बेटा यू बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर से बोल रही हूं, आप ना अगर आपने इंडेक्स नंबर का पुत्र मीनिंग समझ लिया ना, तो हाफ ऑफ द जर्नी इज डन. फिर से रिपीट कर रही हूं, इंडेक्स नंबर इज अ इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक विच हेल्प्स अस टू मेजर चेंजेस इन रिलेटिव चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी. ठीक है? अब यूजेस चलेंगे. यूजेस देखिए, ध्यान दे दो, इनको छोड़ दीजिए. यूजेस और रहने दो, इट्स ओके. दे आर सो जो भी है, इट्स फाइन. यू जस्ट फोकस. दे लव टू सी मी इन दैट वे ओनली. इट्स यू आर मोस्ट वेलकम बेटा. मेरा ही कोई बच्चा है और कोई और नहीं है, राइट? सो जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर. So L is done. Limitation. U uses. अब ढंग से समझो. Uses का तो जो निमोनिक है वो तो सबसे ही अच्छा है. सुनेंगे? अच्छा वाला बनाऊं कि बुरा वाला? So who is your best friend? BF. अब मैं बोलूंगी BF तो आप बोलोगे बॉयफ्रेंड, पर मैंने बोलना है बेस्ट फ्रेंड. ठीक है? सो अब मेरा निमोनिक ये है, आप जो मर्जी सोचो. द निमोनिक इज पी मीन्स प्यारा, बेस्ट फ्रेंड. ठीक है? और यू कैन से प्रिय बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर. सो द निमोनिक फॉर द यूजेस इज PBF. प्रिय बोलो, प्यारा बोलो, बेस्ट फ्रेंड बोलो, बॉयफ्रेंड बोलो, आपको याद होना चाहिए. Is that clear? So the mnemonic for the uses is PBF. PBF. P के 2 पॉइंट है, B के 2 पॉइंट है और F का 1 पॉइंट है. Is that clear? Don't waste time on it. PBF. Is that fine? So P stands for production. It helps in measuring production. आप पूरा लिखिएगा. It helps in, मैंने वर्ड बोला प्रोडक्शन. It helps in production. क्या हो गया? Not working. It helps in production, right? Number 2, P से एक और है. It helps in policy formation.
लिख लीजिए बेटा, टाइम मत वेस्ट करना। मैंने बोला अभी क्लास लगा रहे हो तो पूरी फोकस कर लो कि यहां पर ही आपको याद हो जाए। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ, ऐसे निमोनिक इसलिए बना रही हूँ कि तुम्हें याद रहे। सो P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन, P स्टैंड्स फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन, ठीक है। B स्टैंड्स फॉर बैरोमीटर, लिखो साथ साथ बच्चे। दूसरा B स्टैंड्स फॉर बिजनेस एंड F स्टैंड्स फॉर फॉरेन ट्रेड। लिखिए फटाफट, शाबाश, लिखना है सबने ये। अब ये मत कर लेना कि मैम एंड में स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, हम उसको छोड़ दो। अरे वो एंड कभी भी नहीं आता है, वो फोन में ही रह जाता है। सो अभी पढ़ रहे हो तो फोकस करो, साथ साथ लिखो। मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने सेंस ऑर्गन्स आप पढ़ते टाइम यूज करेंगे, मैं हर बच्चे को बोलती हूं, उतना जल्दी आपको याद होगा। देखो, सुनो और साथ में लिखो। 3 हो गए यूज। सो क्या बोला? PBF, बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, whatever. P stands for production, P stands for policy formation, B stands for barometer, and B stands for business, and F stands for foreign trade. याद हुए? बोलो जी, किसी को डाउट है पूछो। अरे +1 ने पीछे थोड़ा ना रहना, +2 वाले धड़क धड़क आंसर देते हैं, तुम पीछे रह जाओगे क्या? हाँ जी, इज दैट क्लियर? डाउट तो नहीं किसी को? डन, राइट। सो अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। एक चीज मैं आपको बताऊं, हेडिंग आपको याद हो गए ना, और आपको इंडेक्स नंबर का मीनिंग याद है ना पुत्र? मैंने फिर से बोल रही हूं, उसी को घुमाते रहो, ठीक है। अब पहला आया प्रोडक्शन। अब इंडेक्स नंबर हमें बताता है रिलेटिव चेंजेस। तो अगर मुझे अपनी प्रोडक्शन, मेरी मान लो फर्म है, अगर मुझे जानना है कि मेरी पिछले साल कितनी प्रोडक्शन थी, अब कितनी प्रोडक्शन है, कितने % चेंज हुआ है, तो वो कौन बताएगा मुझे? इंडेक्स नंबर। इज दैट क्लियर? सो चेंजेस इन द प्रोडक्शन एज कंपेयर टू बेस ईयर कौन बताता है हमें? इंडेक्स नंबर। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? प्रोडक्शन इज क्लियर? डाउट तो नहीं है बच्चे किसी को? देखो कमेंट रहने दिन को ऐसे आने, तुम देखो। इज दैट क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है? बताओ। ज्यादा तारीफें कर रहे होंगे, आई नो दिस, राइट। आगे है पॉलिसी फॉर्मेशन। देखो ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनानी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनानी है, कितना ट्रेड करना है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना, कोई भी ट्रेड पॉलिसी। मान लो मैंने कोई पॉलिसी बनानी है, तो मैं बच्चे क्या करूंगी? मैं अपना पुराना सब कुछ स्टडी करूंगी, पुराने के स्टडी के बेसिस पे मैं अगले की फोरकास्टिंग करूंगी, और उसके बेसिस पे ही मैं क्या बनाऊंगी? पॉलिसी अगले के लिए। प्राइस ले लो, क्वांटिटी ले लो, कोई भी किसी भी चीज की आपने मान लो हमने प्लानिंग करनी है, पॉलिसी बनानी है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, क्या पॉलिसी ऐसे बन जाएगी? स्टडी करना पड़ता है। So if you want to make any kind of the production policy, wage policy, employment policy, production policy, then we have to study the index number. Index number हमें help करते हैं policy formation के लिए। Is that clear? Doubt तो नहीं है? Done? आगे हो गया। आगे है बैरोमीटर। बैरोमीटर ना एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि कितना चेंज हो रहा है। जैसे थर्मामीटर है ना, थर्मामीटर होता है बॉडी टेम्परेचर बताता है। हम देखते हैं टेम्परेचर अब इतना है, पहले इतना था, अब इतना है, जैसे हमने नोट करना होता है। ऐसे ही इंडेक्स नंबर एक बैरोमीटर है जो हमें बताता है प्राइस में कितना चेंज हुआ है और क्वांटिटी में कितना % चेंज हुआ है। फिर से मीनिंग, is that clear? Is that fine? So index number it works as a barometer which tells us कितना प्राइस और क्वांटिटी में चेंज आया है। I think it's clear. हाँ जी, क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को बेटा? इट्स नॉट बैरोमीटर, इंडेक्स नंबर के लिए बोला। जैसे मैंने बोला इंडेक्स नंबर इज ए इंस्ट्रूमेंट, इज ए टेक्नोलॉजी है एक तरह की, जैसे जिसके थ्रू हम मेजर कर। इंडेक्स नंबर एक नंबर्स का मेथड है एक,
जिस मेथड के थ्रू हमें पता चलेगा कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है. सो दैट इज व्हाई स्टैटिस्टिशियंस ने इसको बैरोमीटर नाम दे दिया, एज अ बैरोमीटर यूज कर बता दिया. इट्स नॉट अ टेक्निक. जैसे मैं बोलूं इंस्ट्रूमेंट, तो कोई वो थर्मामीटर वर्गी टेक्निक थोड़ा ना ये इंस्ट्रूमेंट. इट इज जस्ट वी नेम्ड इट एज अ इंस्ट्रूमेंट कि जो हमें हेल्प कर रहा है. You can imagine it as a technology भी नहीं. Is that clear? क्या हो गया है? हाँ जी, नेक्स्ट. चलो साथ साथ पढ़ भी लो बेटा. बैरोमीटर हो गया, बिजनेस हो गया, एंड देन इज फॉरेन ट्रेड. नाउ ध्यान दो, फॉरेन ट्रेड में बच्चे हम क्या करते हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ध्यान दो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. इंपोर्ट एंड इंपोर्ट इंडेक्स, वैल्यू वर्ड देखो इसमें क्या आने. फॉरेन ट्रेड में वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू पॉइंट क्या आने? इंपोर्ट इंडेक्स एंड एक्सपोर्ट इंडेक्स. इंपोर्ट इंडेक्स एंड एक्सपोर्ट इंडेक्स tells us whether there is improvement in the foreign trade, और फॉरेन ट्रेड की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है कि ज्यादा हुई, कितने परसेंटेज बढ़ा है या कितने परसेंटेज कम हुआ है, कौन बताएगा हमें? इंडेक्स नंबर. सो फॉरेन ट्रेड, और क्या इंडेक्स नंबर बनाया हमने? फॉरेन ट्रेड का एक्सपोर्ट इंडेक्स एंड इंपोर्ट इंडेक्स. समझ आया? सो फॉरेन ट्रेड इंडेक्स नंबर, फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प करता है हमारा इंडेक्स नंबर, क्योंकि हमें ये बताता है कि इंपोर्ट इंडेक्स और एक्सपोर्ट इंडेक्स हमें बताता है कि इंपोर्ट की परसेंटेज चेंज कितनी हुई है, परसेंटेज चेंज कितनी, और एक्सपोर्ट में कितनी हुई है. किसके वाला? बिजनेस तो मैंने बताया नहीं अभी. हाँ हाँ, स्पेशल कॉम्प्लीमेंट टू रिद्धिमा, बिकॉज बिजनेस वाला तो मैंने अभी बताया नहीं था. सो बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस. अब सोचो कि मेरा बिजनेस है, बिजनेसमैन को कैसे हेल्प करेगा इंडेक्स नंबर? मुझे अपनी कमोडिटी का प्राइस मान लो सेट करना है, तो मैं पिछले 4-5 सालों का प्राइस में कितनी परसेंटेज का चेंज आ रहा है मैं स्टडी करूंगी. कितने, मान लो 5% से बढ़ रहा है, 4% से बढ़ रहा है, 3% से बढ़ रहा है, 2% से बढ़ रहा है, तो मुझे ये बता दिया इंडेक्स नंबर ने कि इस बार भी आपकी कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, तो आप अपने इस हिसाब से प्राइस फिक्स करो. डन. सो प्राइस फिक्सेशन में प्रोडक्शन कौन सी क्वांटिटी की प्रोडक्शन मेरे लिए बेनिफिशियल होगी, प्रॉफिट इंडेक्स बताएगा कि प्रॉफिट कैसा चल रहा है, कौन सी मार्केट में कैसा प्रॉफिट है, मैं कैसे प्राइस डिटरमाइन करूं, मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी, रिलेटिव चेंज कितना आया है, प्राइस में रिलेटिव चेंज कितना आया है, आउटपुट में रिलेटिव चेंज कितना आया है, कॉस्ट कितनी पड़ी है, सारा रिलेटिव चेंज मुझे कौन बताएगा? बिजनेसमैन को इंडेक्स नंबर, और उसी के बेसिस पे वो प्राइस डिटरमाइन करेगा अपना. रिद्धिमा, इज दैट क्लियर? हाँ जी रिद्धिमा, यस तो बोल दे. Riddhiva, that's it. So here A is done, love is done, limitation is done. Which one? कौन सा वाला रिपीट करूं? बिजनेस वाला. बिजनेस वाले में सिंपल सा आप याद करो पुत्र कि हमने बिजनेसमैन ने अपनी कमोडिटी का प्राइस फिक्स करना है, तो वो क्या करेगा, कितने परसेंटेज प्राइस में चेंज आ रहा है उसको ध्यान में रख के अपनी प्राइस, अपनी कमोडिटी का प्राइस फिक्स करेगा. इस तरह से इंडेक्स नंबर हेल्प करता है बिजनेसमैन को. इज दैट क्लियर? धन्यवाद. ठीक है, आगे चले. सो ए इज डन, एल इज डन, यू इज डन, एंड नाउ WCI. ये छोटे छोटे टॉपिक है, मैं जल्दी से कराऊंगी, इस पे ज्यादा टाइम फोकस नहीं करूंगी क्योंकि राइट ए शॉर्ट नोट, तुम्हें नॉलेज होना चाहिए बस इसका. डन. होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये W स्टैंड्स फॉर, ये देखिए W स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स. लिख लो पहले बच्चे, W स्टैंड्स फॉर, लिख लो पहले, होलसेल प्राइस इंडेक्स. देन C स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, I स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, एंड दूसरा I स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर. नाम है, ये यूजेस ही हैं, एक तरह के इंडेक्स नंबर ऐसे यूज होता है. ठीक है, पता चलेगा. अब ना देखो, एक एक लाइन में आपको बताऊंगी, उसी से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा.
होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो पहले आपने सोच बताना है होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट वी हैव ऑलरेडी डन अ चैप्टर। आई नो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है आज का, कि कईयों का तो बहुत, जिन्होंने तो पढ़ा था उनका बहुत अच्छा हुआ, जो सोच रहे थे कि बस इंपॉर्टेंट मिल जाए उनका नहीं हुआ। तो होलसेल मार्केट वी हैव ऑलरेडी डन। होलसेल मार्केट में कौन सा प्राइस पे चीजें बिकती हैं? प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। देखो देखो आया होलसेल मार्केट, कौन सा प्राइस होता है होलसेल मार्केट में? अरे होलसेल मार्केट रिटेल प्राइस। होलसेल प्राइस लो कौन है? रिटेल प्राइस इंडेक्स। हाँ ओ पुत्र, बल्क में जहां चीज, जिस मार्केट में बल्क में चीजें बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं, सुनो होलसेल प्राइस, होलसेल मार्केट तो पता ना सबको, हाँ ठीक है, धीरे बोलूं। होलसेल मार्केट जो है वो मार्केट है जिसमें बल्क में चीजें खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं, डन। और जिस प्राइस पे होलसेल मार्केट में होलसेल मार्केट में जिस प्राइस पे चीजें बॉट एंड सोल्ड होती हैं, दैट प्राइस इज नोन एज होलसेल प्राइस। होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट में जाते क्यों हो तुम लोग मुझे बताओ? क्यों जाते हैं? क्योंकि सस्ता पड़ता है। पर होलसेल मार्केट वाले आपको स्मॉल क्वांटिटीज के साथ डील नहीं करते, बल्क में चीजें देते हैं। तो होलसेल मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल होता है उसको होलसेल प्राइस कहते हैं, वेरी सिंपल। रिटेल मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल होता है उसको रिटेल प्राइस कहते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स लिखो, tells us change in the relative change in the price of wholesale। होलसेल, फिर से लिखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स tells us relative changes in wholesale price। ये तो याद रहेगा, wholesale price index tells us relative changes in wholesale price। Is that clear? क्लियर है? डन। आगे आगे आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैं कंज्यूमर हूं, अभी अभी मार्कर खरीद के लाई हूं, इसके पीछे बड़ी स्टोरी है, अब मैं एग्जाम्पल देने लगी हूं तो बता ही देती हूँ। एक मेरा बहुत अच्छा बच्चा ये मार्कर लेके आया और वो परमानेंट मार्कर ले आया, तो रब ही नहीं हो रहा था, और एक मेरा और भी उससे अच्छा बच्चा जिसने टेक्निक लगाई, पेट्रोल से रब कर दिया। सो क्लैप फॉर हिम जिसने भी जल्दी से साफ किया ये, राइट। सो हम क्या, जैसे मैं बताना चाह रही हूँ कि ये मार्कर मैंने खरीदा, मैं कौन हूं? मैं कंज्यूमर हूं। इस प्राइस पे मैंने क्या खरीदा? क्या मैंने होलसेल प्राइस पे खरीदा इसको? मैंने जिस प्राइस पे खरीदा वो क्या प्राइस है? रिटेल प्राइस, ठीक है। तो लिखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ टेक्निक, I will tell you personally. Wholesale consumer price index is a technique which tells us the relative changes in, आवाज ना आए बेटा, it tells us relative changes in the retail price। उसमें किसमें relative changes था? wholesale price। और इसमें क्या कर देना है? tells the relative changes in the retail price। सिंपल, एक ही वर्ड चेंज किया मैंने, उसमें क्या था? डाउट है क्या? relative changes in wholesale price और इसमें relative changes in the रिटेल प्राइस है, ठीक है। आगे है इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। ये बेटा
आगे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आगे है इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर. इज इट वर्किंग? इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर. बेटा अब आप +1 में हो ना, अब आपको मैं बताऊंगी कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ना होता है. न्यूज़पेपर में हर वीक में इन्फ्लेशन का डाटा आता है, जो आपके लिए याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. और याद रखना, नंबर 1 लिखो वैल्यू पॉइंट इसमें, इन्फ्लेशन लिखो. इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स. इज मेजर्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स. होलसेल प्राइस इंडेक्स पे इन्फ्लेशन मेजर होती है. जितना चेंज होलसेल, अगर इंडेक्स नंबर ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जनरल राइज इन इन्फ्लेशन का मीनिंग लिख लो पहले. इन्फ्लेशन मीन्स जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जनरल राइज इन प्राइस, जनरल वर्ड जरूर लिखना. इन्फ्लेशन मीन्स जनरल राइज इन प्राइस, ये इन्फ्लेशन है. नंबर 2 लिखो, जनरल राइज इन प्राइस इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स. नंबर 2. So in this way, index number helps us to measure inflation in the economy. बस इतना ही. मैं फिर से बोलने लगी हूं. पहले बच्चे इन्फ्लेशन का मीनिंग लिखना है. इन्फ्लेशन का मीनिंग है rise in general price level of the economy. Rise in general price level of the economy. जब इकोनॉमी में प्राइस बढ़ता है, जब इकोनॉमी में प्राइस बढ़ता है, एक कमोडिटी का नहीं पुत्र, जनरल राइज इन प्राइस जब होता है तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन. लिख लिया? ठीक है पुत्र. और दूसरा मैंने वैल्यू पॉइंट इसमें बच्चे बताया कि इन्फ्लेशन को जो हम मेजर करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स पे मेजर करते हैं. नंबर 2. ठीक है. और इसका थर्ड वैल्यू पॉइंट बताया मैंने कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ रही है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, क्या इन्फ्लेशन है या इन्फ्लेशन नहीं है, ये कौन बताएगा हमें? इंडेक्स नंबर. सो इन दिस वे इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर आर रिलेटेड टू ईच अदर. विदाउट द नॉलेज ऑफ इंडेक्स नंबर वी कैन नॉट मेजर इन्फ्लेशन. और कौन सा इंडेक्स नंबर? WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स. राइट. आगे है बेटा, फोकस करिए. इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर लिखिए. इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर tells us relative changes in the output of the various industries, primary, secondary and tertiary. और various industries लिख लो अकेला. Industrial index number tells us relative changes in the output of industries. Industries की आउटपुट में कितना परसेंटेज का चेंज आया है, ये हमें कौन बताएगा? इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर. दैट्स इट. इज दैट क्लियर? होलसेल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें बताता है कंज्यूमर रिटेल प्राइस पे, जिसपे हम चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं, उसमें कितना रिलेटिव चेंज आया है. ठीक है. इन्फ्लेशन वाला किस पे बेस्ड है? होलसेल प्राइस इंडेक्स पे. और आगे इंडस्ट्रियल में ये बताता है हमें कि आउटपुट में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है. दैट्स इट. इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ALU. मिस्टर A, लव यू, मिस्टर WCI. दिस इज द इंटायर चैप्टर. आई ट्राइड माई लेवल द बेस्ट कि इन 1 2 3 4 5 6 words and index number is complete. A, aggregative method, then L, limitations. limitation का you are mad तो याद रहेगा, क्यों याद नहीं रहेगा तो चलो कोई गल नहीं, you are mad तो जरूर रहना तुम्हें याद. limitation का mnemonic and then
देन अदर वेज वो तो भूलना नहीं है आपने। यूजेस का निमाने क्या है? योर प्यारा बेस्ट फ्रेंड, आपका प्यारा बेस्ट फ्रेंड, राइट? So this is all, and then WCI I have told you, wholesale price index, and then consumer price index and inflation or industrial price index. Is that clear? किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से, otherwise I'm just going to the next topic. Is that clear बेटा? रब कर दूं मैं? किसी को डाउट तो नहीं है? चलो, सो द नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये टॉपिक बड़ा वास्ट होता था, पर ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, बड़ा इजी इसमें लिख रखा पहले से ही। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, पहले तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन था, मोनोपोली था, मोनोपोलिस्टिक था। अरे अब तो तुम्हारे लिए इतना आसान है, एक कोई टॉपिक है, एक कोई टॉपिक वही आना है। जब टॉपिक चैप्टर में एक है तो वही आएगा। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। इसके लिए क्वेश्चन कैसा बनेगा इसका, इस टॉपिक का? राइट डाउन द क्वेश्चन। डिफाइन मार्केट, नंबर 1 क्वेश्चन लिखिए। डिफाइन मार्केट and number 2, what is perfect competition and what are the characteristics or what are the features of perfect competition? एक ही क्वेश्चन है। What is perfect competition and what are the features of perfect competition? Is that clear? यही क्वेश्चन है, एक ही बनना है। सो पहले मार्केट समझो। नंबर 1, मार्केट किसको नहीं कहते हैं? पहला नहीं तो तुम्हें फटाफट याद होता है ना। नहीं मतलब market is never a specific area. 1, market is never a specific area. Value point 1 done. और है क्या मार्केट? जिसमें क्या है? बायर सेलर। 2, मार्केट क्या है? जिसमें क्या है? बायर एंड सेलर, राइट? और नंबर 3 क्या है? लिंक बिटवीन बायर्स एंड सेलर, कि बायर है, ये सेलर है, तो कोऑर्डिनेट भी तो करना है दोनों ने। बायर वहां बैठा रहे, सेलर यहां बैठा रहे, तो अगर कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे तो कहां से चीज खरीदेंगे? एंड द लास्ट इज द कमोडिटी विच टू बी परचेज्ड एंड सोल्ड। तो क्या चाहिए हमें? 3 चीजें मार्केट के लिए। नंबर 1, मार्केट इज नेवर अ स्पेसिफिक एरिया, नंबर 1। नंबर 2, मार्केट में क्या होना चाहिए? बायर्स एंड सेलर। 2, नंबर 3, क्या होना चाहिए? लिंक बिटवीन द बायर्स एंड सेलर। And number 4, the contact and the commodity to be bought and sold. Is that clear? क्या? Not a specific area. Number 2, buyers and seller, link between buyers and seller and the commodity to be bought and sold. ठीक है, आगे लिखिए। परफेक्ट कंपटीशन लिखो, ये लिखो, साथ साथ लिख लो इसको, साथ में नोट्स बन जाएंगे, फटाफट लिखवा देती हूँ। लिखो, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन। इसी से आधे से ज्यादा क्वेश्चन निकल जाना है मीनिंग से। मीनिंग अच्छे से याद कर लोगे तो। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन in which there are large number of buyers and sellers. Perfect competition is a market situation in which there are large number of buyers and sellers selling homogeneous product at uniform price. क्या है? is a market situation, पहला वर्ड is a market situation। उसमें क्या है? large number of buyers and seller, number 1। selling कैसी? homogeneous product, second value point, at uniform price। 3 पॉइंट आए। large number of buyers and sellers, selling homogeneous products and price क्या है? uniform। पता चल गया? तीनों पॉइंट पता चले गए। buyers and seller, homogeneous product and price क्या है? uniform, मतलब एक जैसा प्राइस। किसी को डाउट तो नहीं बेटा? आर यू गेटिंग? समझ आ रहा है तुम्हें? ठीक है, ये हो गया मीनिंग और परफेक्ट कंपटीशन के। और परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स का ही आपको क्वेश्चन आना है। एंड राइट डाउन द निमोनिक फॉर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो अब लग रहा होगा मैम अब पता नहीं कौन सी चीज बता देंगे।
कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, इसका निमोनिक है आई हैव, मीन्स आई हैव, मैं अपनी बात कर रही हूँ, थिंक बिग, आई हैव लार्ज पर्सनल स्विफ्ट, यहां शिफ्ट लिखा है, तुम अपने आप को क्या सोच लो, स्विफ्ट गाड़ी सोच लो कोई भी। सो एलपी शिफ्ट, क्या निमोनिक है इसका, एलपी शिफ्ट। एल स्टैंड्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, एलपी शिफ्ट लिखो पहले, एलपी, एल पी एस एच एफ टी, एलपी एस एच एफ टी, आई एम रिपीटिंग, LPSHFT, डन। L stands for लार्ज नंबर, आप ना इसके हेडिंग अच्छे से याद कर लो, एक्सप्लेनेशन मीनिंग से फिर से बार बार निकाल देनी आपने, वही चीज बार बार घुमानी है। 5 चीजें हैं क्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड यूनिफॉर्म प्राइस, एक ही प्राइस रहता है, राइट, यही घुमाना है आपने बार बार। तो पहला क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, तो परफेक्ट कंपटीशन के मीनिंग में ही मैंने आपको क्या कराया, इट इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजेनियस। सो आपने फिर उसी लाइन को घुमा देना, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, उनमें से इफ फ्यू सेलर चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को, अगर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, उसमें से कुछ ना खरीदे तो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट्स इट। इसी में 4-5 लाइनें बन जानी आपकी। इज दैट क्लियर? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर क्लियर है। उसके बाद आया आपका पी से, पी से बेटा है परफेक्ट मोबिलिटी एंड परफेक्ट नॉलेज। हेडिंग साथ साथ लिखो बच्चे, मैं फिर से बोल रही हूं, अरे इतना मेरा गला भी दुख रहा है, चलो लाइक तो कर दो सब लोग, लेट मी सी, ये बना होता है इसमें लाइक का बेटा, लाइव को लाइक का बना होता है, दिख तो रहा है मुझे, लाइक का बना हुआ ना, सो प्लीज थोड़ा लाइक तो कर दो, गला दुख रहा है मेरा तुम्हारे लिए, हार्ट या वॉट एवर इट इज, जो भी है, मुझे भी कौन सा खुद पता है इतना, ठीक है। चलो एस स्टैंड्स फॉर, L stands for large number of buyers and seller, P stands for perfect mobility, P stands for perfect knowledge, ठीक है, S stands for selling cost, H stands for homogeneous product, F stands for free entry and exit, and T stands for transportation cost। लिख लीजिए ये फटाफट, just take your time and just write it down, L P S H F T, L large number of buyers and seller, P perfect mobility, perfect knowledge। Beta, are you getting? If you are getting, then write down JSK everyone। लिखिए, डन। H हो गया। अब मैं मीनिंग बताऊंगी आपको, ये बता दिया। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या है? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर मोबाइल, मतलब कोई भी बंदा जिसको वहां पर जल्द अच्छी नौकरी मिलेगी वो चला जाएगा। मोबिलिटी, जैसे मोबाइल को जहां मर्जी ले जा सकते ना हम। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा है, मैंने कहा जल्दी से जेएस के लिखो, मतलब जय श्री कृष्णा लिखो महाराज जी। चलो जय श्री कृष्णा फुल फॉर्म लिख दो, ये थम्स अप तो साइन तो बना, लाइक तो कर दो, चलो जल्दी आओ फटाफट करें। अब ये क्या बोला, परफेक्ट मोबिलिटी मतलब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो आउटपुट है या ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर, जो लेबर, कोई जैसे मैं हूं, अगर मुझे ज्यादा पैसों की जॉब मिलेगी मैं कहीं भी चले जाऊंगी, ये अज्यूम करता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बट एक्चुअल में ये नहीं होता है। परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट नॉलेज, इसमें हर बायर को पता है कि ये क्वांटिटी कमोडिटी बन रही है और ये प्राइस है उसका, क्यों? क्योंकि प्राइस सेम है, सेम क्वांटिटी, सॉरी सेम कमोडिटी और सेम प्राइस है, ये हर एक बायर को पता है, हर एक सेलर को पता है। सो ऑल बायर्स और सेलर्स हैव अ परफेक्ट नॉलेज, हर बायर को पता है मैं जितनी मर्जी खरीद लूं कमोडिटी सेम है, डिट्टो। हर सेलर को पता है कि मेरे जैसी सेम कमोडिटी हर जगह बन रही है, क्या है? परफेक्ट नॉलेज। देन एंड देन कम्स S stands for सेलिंग कॉस्ट। अरे कोई बेवकूफी होगा
जब उसको पता है सारी दुनिया में सेम टू सेम चीजें बन रही हैं, सारी दुनिया में सेम प्राइस पे बिकनी है, तो क्या कोई एडवर्टाइजमेंट करेगा क्या? सेलिंग कॉस्ट का S स्टैंड्स फॉर सेलिंग कॉस्ट, मतलब देयर इज एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। किस एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कोई पागल थोड़ा ना है। जब पता है उतने ही प्राइस की चीज बिकनी है, सेम क्वांटिटी हर बना रहे हैं, तो फिर सेलिंग कॉस्ट नहीं होगी। डन। एंड देन देयर कम्स अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का एक वर्ड लिख लो अपनी लैंग्वेज से, डिट्टो, सेम टू सेम, डिट्टो, आइडेंटिकल। All firms in the market are producing identical product. ये मार्कर है, सेम, जैसे कोई भी कमोडिटी सेम की सेम बन रही है। Homogeneous means identical in all aspect. Size same, shape same, quality same, color same, taste same. 5 चीजें तो मैंने बता दी हैं। डिक्टो, जैसे ये कमोडिटी है, ये डस्टर है, सेम टू सेम दूसरा, सेम ही चीज बनानी है सबने। तो ये याद रहेगा पुत्र। होमोजेनियस का मतलब क्या है? आइडेंटिकल, पूरी इकोनॉमी में सेम टू सेम, राइट। आगे क्या है? एफ स्टैंड्स पर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मान लो ये फर्म है, अगर फर्म में प्रॉफिट होगा तो सारे तुम्हारे जैसे आ जाएंगे, हम भी बनाएं। डन। तो आ जाओगे, एंटर करेंगे फर्म में, और अगर किस इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे? फटाफट भागेंगे। पर कोई भी तुम्हारे आने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम्हारे जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। एंड देन देयर कम्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अरे जब सारी दुनिया हर जगह पे एक जैसी चीज बन रही है, तो कौन है जो जाके बाहर से खरीदेगा? यहां से क्यों ना ले? ठीक है। सो देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सो इट कम्स LPSHFT। इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव। अगला करें फटाफट, टाइम भी हो गया, जल्दी करिए। इज दैट क्लियर? पूछो भाई, किसी ने डाउट तो नहीं है? हाँ जी, थैंक यू। सो द लास्ट टॉपिक है इसका, ये भी जल्दी से करूंगी, इसके से भी आपका क्वेश्चन आने हैं। इसका ना लास्ट चैप्टर है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। सो मीनिंग लिखो पहले। मार्केट इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन। बेटा आज ब्लैक बोर्ड पे लिखा बहुत सुंदर है, सो प्लीज अब स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग, राइट। सो मार्केट इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन वेयर, हाथ चला लो बेटा, वेयर quantity demanded is equal to quantity supplied। जल्दी कर लो, बात जना जड़े भी 10-15 रह गए हैं। Market equilibrium is a situation where market demand is equal to market supply। Market demand is equal to market supply। प्राइस देखना, मैं बताऊं आपको, प्राइस डिटरमाइन कहां होता है? जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर प्राइस डिटरमाइन होता है। इधर देखो, इधर देखिए, ये प्राइस है 1 2 3 4 इजी लिया मैंने। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है? बताना जरा, भेजना कमेंट बॉक्स में, देखना, जल्दी लिखो किसका है सबसे पहले। हाँ, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है? देखो जरा किसका है पहले, सबसे पहले दानिश, दानिश गुड, प्रिशा, शिव, प्राची, केशव कहाँ है आज? रायना, रिद्धिमा, निकुंज, राइट। तो ये देखो, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड आपकी कम हो रही है, और प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप है? बोलो प्रिशा, प्राची, मानवी, शिवरत्ना, परनम, रिद्धिमा, चलो अनमोल, ठीक है। प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहां देखो, प्राइस मैंने लिया 1 2 3 4 5,
और डिमांड मैंने कम कर दी है बढ़ने से 10, 8, 6, 4, 2 2 से कम किए है। और यहां पर मैंने अरे बहुत इजी है, प्राइस 1 2 3 4 5 6 ले लिया, डन। डिमांड लो 10 से कम कर दो, 10 8 6 4 2 याद हो जाएगा, और सप्लाई बढ़ा दो 2 4 6 8 10 याद रहेगा। प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हुई कम, 10 8 6 4 2, और सप्लाई क्या हुई 2 4 5। तो ये प्राइस पे, थर्ड प्राइस पे डिमांड और सप्लाई आपके बराबर हैं, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। हियर प्राइस, इस प्राइस पे आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई पुत्र दोनों बराबर हैं, तो इस प्राइस को पुत्र आपने क्या कहना है, इक्विलिब्रियम प्राइस। Equilibrium price is the price where quantity demanded is equal to quantity supplied। तो यहां देखो ये थर्ड प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड भी 6 है और क्वांटिटी सप्लाई भी क्या है 6 है। दिख रहा है टेबल कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, सो प्राइस, इस प्राइस को हमने क्या दिया, इक्विलिब्रियम प्राइस नाम दे दिया। और इस प्राइस के ऊपर क्या है, डिमांड ज्यादा है, इधर देखो डिमांड 10 है और सप्लाई 2 है, तो एक्सेस डिमांड बोल दिया। और यहां पर क्या है, क्या ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, तो उसको एक्सेस सप्लाई बोल दिया। इक्विलिब्रियम के ऊपर एक्सेस डिमांड है, इक्विलिब्रियम से नीचे एक्सेस सप्लाई, तो हम देख के पता लग जाना है। इज दैट क्लियर? ये हो गया एक क्वेश्चन। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लिख लो फटाफट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, राइट डाउन। अब सबके पेन इंपॉर्टेंट बोला मैम ने, आ ही जाना पेपर, लिखो फटाफट। राइट ऑन, व्हाट विल हैपन टू, लिखो फटाफट जल्दी लिखो, what will happen to equilibrium price, what will happen to equilibrium price when there is change in demand and change in supply। बहुत आसान है, फ्री के नंबर है पुत्र, ये मैं बताऊं, फ्री के, जल्दी अच्छे से समझना। क्या बोला, चेंज इन डिमांड, फोकस करिए, ये पढ़ा क्या रही हूं मैं, जो पढ़ाती हूँ वही पेपर में आ रहा, और क्या आना, सिलेबस ही आना पेपर में, बड़ा आया। आई नो, इधर देखिए, सो व्हाट, देखिए चेंज इन डिमांड, चैनल श्री जी का है, थोड़ी इस चीज का तो ध्यान रख लो, श्री जी के साथ दगा थोड़ा ना करना है, हमने कहाँ जाना है भाई, ठीक है, मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, तुम समझो नंबर। अरे कितनी मूवीज तुम देखती हो, फिर भी नंबरों के पीछे भागते हो, तुम समझ तो लो, नंबर अपने आप आ जाएंगे, जब तुम्हें ये आ जाएगा तो नंबर ऑटोमेटिकली आ जाने यार। सो व्हाट विल हैपन टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट, नंबर 1 व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड, एंड नंबर 2 व्हेन देयर इज चेंज इन सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रब करने लगी हूं मैं, ब्लैक विजिबल है सबको यहां पर? तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, जब वर्ड बोला चेंज इन डिमांड, तो बेटा चेंज इन डिमांड का मतलब है, दो ऑप्शंस खुले हैं, या तो डिमांड बढ़ी है या डिमांड कम हुई। सॉरी यार, हाथ ही काले हो गए हैं, डिमांड क्या हुई है, कम, सो तो नहीं गए, डिमांड बढ़ी है या डिमांड कम हुई है, ठीक है। और चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या है, या तो सप्लाई बढ़ी है या सप्लाई कम हुई। अब मेरी बात, दूसरी बात जो ध्यान से सुननी है आपने, वो है कि बोला मैंने है व्हाट विल हैपन टू इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इसका मतलब है सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम प्राइस बनाऊं, ये देखो जरा ध्यान दो, ओहो दूसरा बात कर कहां, इधर देखिए, इधर लिया मैंने क्वांटिटी डिमांडेड और इधर लिया मैंने प्राइस। बेटा आप ना अभी जो मैंने टेबल बनवाया आपको, डिमांड क्या हो रही थी प्राइस के बढ़ने के साथ, कम, और सप्लाई हो रही थी ज्यादा। दिस इज माय सप्लाई कर्व, दिस इज माय डिमांड कर्व,
डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, पता है ना, डिमांड तो पूरा चैप्टर कितना है भाई, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एंड सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, आर यू गेटिंग? तो जहां दोनों कट कर रहे हैं, अभी हमने बोला वहां पर क्या हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, पी नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। अब क्या सिचुएशन दी है मुझे, व्हाट विल हैपन टू इक्विलिब्रियम प्राइस, जब आपकी डिमांड में चेंज आया है, तो डिमांड क्या करूं, पहले इंक्रीज है, तो देखो ध्यान से सुनो, लिखो व्हेन डिमांड इंक्रीजेस डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, when demand change increases demand curve shifts rightward, ठीक है, and when demand falls demand curve shifts leftward, ठीक है। अब ये देखो जरा ध्यान, आपने अब लिख लिया ये तो ठीक है, अब ये मेरी तरफ देखो, अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, जस्ट लुक हियर एवरीवन, डिमांड कर्व जब डिमांड बढ़ी है, ये देखो पुत्र, दोनों में से एक एक का बनाऊंगी मैं, एक इसका ये बना दूंगी और इसका ये बना देती हूँ, दूसरा आप अपने आप बना दे रहे हो, बहुत आसान है। डिमांड मैंने क्या किया, बढ़ाई है पुत्र, डिमांड बढ़ाऊंगी तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगी, सो ये मेरी डिमांड बन गई D1, आप इसको डॉटेड बना लेना, लेट इट बी लाइक दिस, ओहो व्हाटएवर, ठीक है। नई न्यू डिमांड का पता चल जाए ना कि न्यू डिमांड कब है। अब ध्यान से प्लीज देखो, सब कुछ लिखना बंद कर दो, यहां तुम लोगों ने गलती करनी है, प्लीज फोकस हियर। अब नई डिमांड कर्व ने पुरानी सप्लाई कर्व को, ये तो ई पॉइंट था, कहां कट किया, E1 पे, यही लिखना है आपने जो मैं बोल रही हूं, न्यू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व एट पॉइंट E1, दिख रहा है सबको, ये देखो भाई, ये नई डिमांड कर्व है और ये सप्लाई है, दोनों यहां नहीं कट कर रहे हैं, समझ आ रहे हैं, डाउट तो नहीं बेटा, देखने जरा किसी को डाउट है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, दोनों यहां कट किए हैं, ये प्राइस आ गया पुत्र, आ गया। अब डिमांड, मैंने बोला डिमांड इंक्रीज हुई है, तो पुत्र मेरी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है, बढ़ा दी, इधर चलेगी डिमांड कर्व। अब नई मेरी ये डिमांड कर्व ने, ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, दोनों कहां कट रहे हैं, यहां ही कट कर रहे हैं, पता चल गया। तो जहां ये दोनों कट करें, इसका नाम मैंने दे दिया क्या, E1, यहीं पर आंसर है आपका। अब इस E1 के पॉइंट को इधर भी एक्सटेंड कर दो और इधर भी एक्सटेंड कर दो, कर दिया। यहां ये पहला प्राइस था, अब प्राइस क्या हो गया P1, अब पहले क्वांटिटी थी ये, अब क्वांटिटी क्या होगी Q1, देखो क्या हुआ प्राइस को और क्या हुआ क्वांटिटी को, बताना जरा, देखना, लुक एट द डायग्राम एंड जस्ट लेट मी नो व्हाट हैज हैपेंड टू द प्राइस एंड व्हाट हैज हैपेंड टू द क्वांटिटी, जस्ट लेट मी नो किसका आंसर आता है सबसे पहले, देखो जरा ध्यान से देखो, प्राइस को क्या हुआ है और क्वांटिटी को क्या हुआ, दिख रहा है सामने, एनीवन आया आंसर, रिद्धिमा, वेरी इंक्रीज व्हाट, प्राइस को क्या हुआ है, वेरी गुड, आपने कुछ नहीं करना है, जो पूछा है, डिमांड बड़ी है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड कर दी, फिर देखा कि नई डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को कहां कट किया, ये पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को एक्सिस के साथ मिला दिया और वाई एक्सिस के साथ बना दिया और पुराने के साथ कंपेयर कर दिया हमने कि बढ़ा है कि कम हुआ है, इज दैट क्लियर, इज दैट फाइन। एक ऐसी सप्लाई का एक लास्ट वाला देखो, लास्ट डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस, ये मेरी डिमांड कर्व है, ये मेरी सप्लाई कर्व है। अब आप मुझे बताओ, अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो सप्लाई कर्व कहां जाएगी, ऊपर के नीचे, डिक्रीज इन सप्लाई लेफ्टवर्ड जानी है कि राइटवर्ड जानी है, जब इंक्रीज होता है तो आई आर याद रख लो, जब इंक्रीज होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है और जब डिक्रीज होता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, DL, सप्लाई डिक्रीज हुई है तो क्या होना, लेफ्ट, ये मैं खड़ी हूं,
ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अरे ये तो पता चल रहा है, ये सप्लाई है, ये मेरा राइट हैंड है। तो राइट हैंड कब होना है? जब इंक्रीज होगा IR, और लेफ्ट हैंड कब जाना है? डिक्रीज होगा। तो करो इधर, ये मेरा पुराना इक्विलिब्रियम है, पुराना प्राइस और पुरानी क्वांटिटी है। अब मैं सप्लाई क्या होगी? ऊपर चली गई है S1। नई सप्लाई ने पुरानी डिमांड को कट कहां किया? ये पॉइंट पे, E1 पे। अरे मिला दो, इधर मिलाओ और इधर मिलाओ। अब बताना इम्पैक्ट क्या, जल्दी से बताओ जरा, लिखो। आया? देखो, what happens to the price and what happens to the quantity? Just look here, ये पुराना प्राइस है, both अरे प्राइस देखो सामने दिख भी रहा है ब्लैक बोर्ड पे, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ये P है, ये P1 है, इंक्रीज हो गया है। और क्वांटिटी पहले वाली ये थी, अब ये है, डिक्रीज हो रही है। दिख रहा है सामने फिर भी। Is that clear? P1 और Q1, that's it. So this is all about all these 3 chapters. इसको अच्छे से पढ़ लेना, नंबर अच्छे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री कृष्णा।